Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको अब पता लगता है कि जर्मनी में लोगों ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप कर लिया है। तो इसलिए वो इंडिगो की डिमांड और जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरने वाले हैं। इसीलिए वो लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, वो फार्मर्स के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि जो वो 15% अपने हार्वेस्ट का उन लैंडलॉर्ड्स को भरते हैं वो अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा और वो उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो फार्मर्स को सच नहीं बताते और वो उन्हें आर्टिफिशियल इंडिगो के बारे में नहीं बताते, और इसके बदले में जो फार्मर्स होते हैं उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि ये जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था कि हार्वेस्ट का कुछ पार्ट देना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था फार्मर्स के लिए। इसीलिए वो जो फार्मर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो हो रहा है वो सही है, और वो इसलिए ज़्यादातर जो पीजेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। लेकिन कुछ पीजेंट्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं और वो लॉयर्स हायर कर लेते हैं ताकि वो उनका केस लड़ सके। लेकिन फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ठग्स को हायर कर लेते हैं, यानी कि गुंडों को हायर कर लेते हैं और सारे पीजेंट से इवेंचुअली साइन करवा लेते हैं। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. तो फिर क्या होता है कि जब उन फार्मर्स को पता चलता है सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तो उनको समझ आ जाता है कि लैंडलॉर्ड्स ने उनके साथ कितना ज़्यादा गलत किया है और उनसे इतना ज़्यादा कंपनसेशन ले लिया है। इसीलिए वो जो सारे फार्मर्स होते हैं वो अब अपने पैसों को वापस चाहते हैं। फिर जब ये सब वहाँ पे हो रहा था तो फिर वहाँ पर गांधी जी आ जाते हैं और वो सबसे पहले सारी कंडीशंस को स्टडी करते हैं, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और सब कुछ समझते हैं। फिर वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उससे मिलते हैं, लेकिन सेक्रेटरी गांधी जी को इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। तो फिर इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन के पास जाते हैं और वो जो कमिश्नर होता है वो गांधी जी को बदले में डराता है और
वो गांधी जी को उस जगह को छोड़ के जाने के लिए कह देता है, लेकिन गांधी जी वहां से नहीं जाते और वो लॉयर्स के साथ मोतिहारी की तरफ चले जाते हैं। मोतिहारी कैपिटल था चंपारण का, जहां काफी लोग स्टेशन पे गांधी जी को ग्रीट करने के लिए भी आ जाते हैं। He went to a house and using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town in his carriage. Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. In consequence, Gandhi received a summons to appear in the court next day. तो फिर क्या होता है कि जब गांधी जी वहां आते हैं तो वो एक घर में चले जाते हैं जिसको वो बाद में अपना हेडक्वार्टर्स भी बना लेते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन फिर वो वहीं से करते हैं। फिर वहां पर उनके पास एक रिपोर्ट आती है कि एक पीजेंट को बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया है पास के विलेज में ही। तो ये सब सुन के गांधी जी वहां जाने का डिसीजन लेते हैं और वो सुबह वहां जाने के लिए निकलते हैं। तब उसी टाइम एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर होता है वो गांधी जी के पास आता है और वो उनको बोलता है टाउन की तरफ जाने के लिए, यानी कि वापस चले जाने के लिए। तो गांधी इस बात को मान लेते हैं और फिर वो जो मैसेंजर होता है वो गांधी जी को अपने घर लेके जाता है और वो नोटिस देता है उन्हें, जिसमें लिखा होता है कि गांधी जी को अभी इसी वक्त चंपारण छोड़ के जाना होगा। तो गांधी जी उस नोटिस को लेते हैं और वो एक रिसिप्ट पे साइन कर देते हैं कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। अब जब गांधी जी इस ऑर्डर को नहीं मानते तो इसकी वजह से, गांधी जी की इस स्टेप की वजह से उन्हें अगले दिन कोर्ट में बुलाया जाता है। All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. तो क्या होता है, जब गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेशी के लिए बोल दिया जाता है तो गांधी जी उस दिन पूरी रात नहीं सो पाते और वो राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ भेजते हैं कि वो अभी की अभी बिहार आ जाएं अपने पावरफुल लीडर्स को साथ में लेके। फिर वो अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं कि आगे कैसे चलना है और वो इस सारे इंसिडेंट के बारे में जो विसरॉय होता है, यानी कि जो स्टेट के हेड होते हैं, उनको भी टेलीग्राफ भेज देते हैं। अगले दिन फिर सुबह जब गांधी जी को कोर्ट में पेश होना था तब मोतिहारी का जो टाउन था वो सारा पीजेंट्स से भर जाता है, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो सारे सड़कों पे आ जाते हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि सारे जो पीजेंट्स जो आते हैं उन्हें गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया है, उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स किए हैं, कुछ नहीं। उन पीजेंट्स को सिर्फ इतना पता था कि एक गांधी जी हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन इस टाइम जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं वो उनको तंग कर रहे हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might
hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by the Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Gandhi protested against the delay. तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और हजारों में जो पीजेंट्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं कोर्ट के बाहर और वो कोर्ट को घेर लेते हैं। तो गांधी जी इस सारी चीज को शुरुआत समझते हैं आजादी की, यानी फ्रीडम की, ब्रिटिशर्स के डर से, क्योंकि पहली बार होता है ऐसा कि इतने सारे लोग कोर्ट के सामने आके ब्रिटिशर्स को अपोज करते हैं और उनके अंदर जो डर है ब्रिटिशर्स का वो कम होता जा रहा है। तो जो वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस भीड़ को ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वो गांधी जी से कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं और जो गांधी जी होते हैं वो उस भीड़ को शांत करते हैं फिर, और वो बहुत ज्यादा पोलाइट वे में ब्रिटिशर्स को एक कॉन्क्रीट प्रूफ भी देते हैं उनकी माइट का, मतलब इंडियंस की पावर का। हितर्टो मतलब कि अभी तक का जो डर था ब्रिटिशर्स ने, जो अभी तक का डर जो उन्होंने फैला रखा था, उस डर को आज इंडियंस ने चैलेंज किया है। फिर इस सब से जो गवर्नमेंट होती है वो भी शॉक हो जाती है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लॉयर जज से रिक्वेस्ट करता है केस को पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहते थे। इसी वजह से जो गांधी जी होते हैं वो इस चीज को अपोज करते हैं कि केस को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, and on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for the lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. तो जो गांधी जी होते हैं वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को ठुकराया था और वो चंपारण छोड़ के नहीं गए और इसीलिए वो इस चीज के लिए गिल्टी भी थे, लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट में थे, वो एक दुविधा में थे कि वो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे लॉ ब्रेक करने का, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग लॉ को फॉलो करें, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी उन्हें रोक रही थी यहीं पे। उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की जो फीलिंग थी गांधी जी में वो उन्हें रोक रही थी। जब उनके पास नोटिस आया था तब उनके पास दो ऑप्शंस थे कि या तो वो चंपारण को छोड़ दें और लॉ ब्रेक ना करें, या फिर वो चंपारण को ना छोड़ के जाएं और लोगों की मदद करें जिसके लिए वो वहां आए थे। इसीलिए वो उस ऑर्डर को नहीं मानते और वो कहते हैं कि उन्होंने इस लॉ को इसलिए नहीं तोड़ा कि वो लॉ की रिस्पेक्ट को तोड़ सके, बल्कि उन्होंने इस लॉ को इसलिए तोड़ा था ताकि वो इससे भी बड़े लॉ ऑफ बीइंग को ओबे कर सके, मतलब कि वॉइस ऑफ कंसाइंस, यानी कि अपने अंदर की जो आवाज है उसको फॉलो कर सके। और वो ये भी पूछते हैं कोर्ट से कि उनकी पेनल्टी क्या है उस लॉ को तोड़ने के लिए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess, and he asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. When the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. तो फिर क्या होता है कि जो जज होता है वो 2 घंटे के बाद की ब्रेक अनाउंस कर देता है और गांधी जी से कहता है कि वो 2 घंटों में अपनी बेल अरेंज करें, लेकिन गांधी जी इस बात को मना कर देते हैं। तो फिर जो जज होता है वो उन्हें छोड़ देता है बिना किसी बेल के भी। फिर जब कोर्ट वापस से रीस्टार्ट होती है
तब जज कहता है कि वो अपना डिसीजन कुछ दिन बाद सुनाएगा और तब तक गांधी जी लिबरेशन यानी कि फ्रीडम से रह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के।